चलिए गाइस, तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर। और इसमें अब हम आज आपको पढ़ा रहे हैं आर्टिकल नंबर 6.3, जो कि वर्क को बेसिकली डिफाइन कर रहा है और हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एफ एस कॉस थीटा एफ डॉट एस रीडिंग मार लेते हैं। कहता है एज सीन अर्लियर वर्क इज रिलेटेड टू फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ओवर व्हिच इट एक्ट्स। कंसीडर अ कांस्टेंट फोर्स F acting on an object of mass m. The object undergoes a displacement d in the positive x direction. फोर्स उससे यहाँ दिखा रहा है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है x डायरेक्शन में, और एंगल थीटा है। ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ चुका है, ये ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन दिखा रहा है और इतना डिस्प्लेसमेंट दी है, इतना डिस्प्लेसमेंट दी है ऑब्जेक्ट की पुरानी और नई पोजीशन के बीच में, और ये डायरेक्शन x एक्सिस है। अब कहता है the work done by the force is defined as the to be the product of component of force in the direction of displacement and the magnitude of this displacement. फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लीजिए, वर्क डन है f cos थीटा इंक्लूडिंग फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लीजिए, इसलिए f d cos थीटा है और इसके वर्क डन का फॉर्मूला है f डॉट d। ये सब इसने बोला है। ओके, we see that if there is no displacement, there is no work done even if the force is large। हाँ, ये एक अच्छी बात कह रहा है। कह रहा है अगर दीवार पर फोर्स लगाऊंगा तो मैं फोर्स तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फिजिक्स की भाषा में कहा जाता है कि आपने कोई वर्क नहीं किया। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। A large force is applied on a wall। एक लार्ज फोर्स एक दीवार पे लगाया जा रहा है। A large force is applied on a wall but we fail to displace it। दीवार से भिड़ोगे तो कोई फायदा ना होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। Is any work done? और आंसर है W का फॉर्मूला होता है F into D into cos थीटा। उसमें D अगर जीरो है, एक भी चीज अगर जीरो है तो वर्क डन जीरो है। आंसर है जीरो। फिजिक्स की भाषा में आपने कोई वर्क नहीं किया। कहता thus when you push hard against a rigid brick wall, the force you exert on the wall does no work, yet your muscles are alternately contracting and relaxing and internally used up and you get tired। आप थकते तो हैं, आपने जो खाना खाया उससे जो आपको एनर्जी मिली है वो यूज हो तो रही है, एनर्जी तो यूज हो रही है, पर फिजिक्स की भाषा में आपने कोई वर्क नहीं किया। मस्कुलर वर्क है पर डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं है तो वर्क डन जीरो है। Thus the meaning of work in physics is different from its usage in everyday language। एवरीडे लैंग्वेज में हमें कभी-कभी लग भी सकता है कि शायद वर्क हो रहा है, हम तो कर ही रहे हैं, हमारी एनर्जी तो खर्च हो ही रही है, पर जब तक उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा। ऐसे आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, रैंडमली पढ़ रहे हैं, कभी ये पढ़ रहे हैं, कभी वो पढ़ रहे हैं, आपकी एनर्जी खर्च हो रही है पर रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो एसेंशियली यही माना जाएगा कि आपने कुछ नहीं किया। हम तो यही कहेंगे, पेरेंट्स आपको यही कहेंगे कि भाई 2 साल आपने किया क्या? रिजल्ट दिखना ही चाहिए, रिजल्ट दिखना ही चाहिए, और इसीलिए रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ाई इस समय नहीं होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। सो रिजल्ट मिलना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। आप जहाँ बैठे हैं वहीं ना बैठे रह जाएं, आप स्कूल से निकल के कॉलेज में जाएं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो भी आपका एम है, आप में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। वर्क तो आप कर रहे हैं पर आप वहीं बैठे हुए हैं, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, आप में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। कहता नो वर्क इज डन इफ, तो displacement is zero as seen in the above example। A weightlifter holding a 150 kg mass steadily on his shoulder for 30 seconds does no work on the load during this time। weightlifter है, 150 kg का मास पकड़ के रखा है वो ऊपर, पर उस समय या नीचे से जब तक ऊपर ले गया तब तो शायद वो वर्क कर रहा होगा, पर जब वो पकड़ के रखा हुआ है उस दरमियान उसने कोई वर्क नहीं किया। जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है तो वर्क हो रहा है, पर जब पकड़ के रखा हुआ है फोर्स तो तब भी है पर तब डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन तब जीरो है। सेकंड कहता है the force is zero। A block moving on a smooth horizontal table is not acted upon by horizontal force since there is no friction but may undergo large displacement। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। A ball is given some initial velocity, a ball is given some initial velocity on a smooth horizontal floor, on a smooth horizontal floor, और इनिशियल वेलोसिटी देने के बाद मैंने छोड़ दिया, जब तक मैं इसे हाथ से कांटेक्ट में है बॉल मेरे तब तक तो शायद मैं फोर्स लगा रहा हूँ। सो आगे लिख लीजिए क्वेश्चन, फुल स्टॉप लगाने के बाद कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन ऑन द बॉल, कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द बॉल आफ्टर इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द हैंड्स।
आफ्टर इट इज रिलीज फ्रॉम द हैंड्स, आपने जब तक इसे अपने हाथ पे पकड़ के रखा है, आपके हाथ से ये बॉल कांटेक्ट में है, तब तक तो आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं। एक बार आपने उसे छोड़ दिया, उसके बाद उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता। लिख दीजिए सोल्यूशन में कि नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉल, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। mg तो है, mg तो है, नॉर्मल रिएक्शन भी है, पर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन भी नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन भी नहीं है। तो अब एफ डी कॉस थीटा में डिस्प्लेसमेंट तो है पर फोर्स जीरो है, तो वर्क डन जीरो है। भाई वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। एफ जीरो हो तो वर्क डन जीरो, डी जीरो हो तो वर्क डन जीरो, और कॉस थीटा जीरो हो तो वर्क डन जीरो। तो ये वाला केस तो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वाली बात पे आपको 4 स्टार देने चाहिए, जहां आपने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वहां 4 स्टार देने चाहिए। ये वाली बात तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 स्टार दे सकते हैं। 4 जीरो है इसलिए वर्क डन जीरो। थर्ड बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दिस इज सो सिंस अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो cos 90 जीरो होगा, है ना, फॉर द ब्लॉक मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन द ग्रेविटेशनल फोर्स mg डज नो वर्क। अच्छा क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए कि इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। In the above question, calculate the work done by the force of gravity. अब by हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए। by कौन से फोर्स का वर्क डन, तो मैं फोर्स वो मार्क करूंगा, डिस्प्लेसमेंट टोटल मार्क करूंगा, फिर इनके बीच में एंगल मार्क करूंगा, और वर्क डन होगा mg into d into cos 90। और cos का ग्राफ पर आपका बोला cos 90 0 होता है, तो mg into d into 0। या तो ये 0 हो जाए, या ये 0 हो जाए, या ये पूरा 0 हो जाए, तो वर्क डन का आंसर 0 आता है। आपको जिस फोर्स का वर्क डन निकालना है, सबसे ज्यादा फोकस उस बात पे होना चाहिए कि किस फोर्स का वर्क निकालना है। कहता बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब कह रहा है वो वर्क डन निकाल लो, तो आपका सवाल तब तक मत सॉल्व करो जब तक ये आपको क्लियर न बताया गया हो कि किस फोर्स का वर्क डन निकालना है। फोर्स वो मार्क करो जिसका कि वर्क निकालना है, डिस्प्लेसमेंट टोटल मार्क करो, और इस पर्टिकुलर फोर्स और टोटल डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल मार्क करो, और फिर fx cos थीटा में डाल दो, fd cos थीटा में डाल दो। हाँ, ये 4 स्टार देने वाला क्वेश्चन ये भी हो गया। फिर से एक क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ। Calculate the work done by gravitational force between moon and earth when moon completes half a revolution, when moon completes half a revolution around earth, when moon completes half a revolution around earth in circular orbit, moon completes half a revolution around earth in circular orbit। हाँ, ये 5 स्टार वाला सवाल, सर्कुलर वाला केस, सर्कुलर खास बात है। तो यहाँ शायद हम ये जानते हैं कि मून अपने ऑर्बिट में है, या चलिए बस इतना से ही लिख देते हैं कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आप जी m1 m2 by r² के नाम से जानते भी हैं। ये अर्थ है, ये मून है, और ये जो मून है वो अर्थ के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, और जो फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रहा है, ये सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर है। सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसा ही लिख दीजिए, here the force in the diagram, the force marked in the diagram towards the center of circle, force marked in the diagram towards the center of the circle is gravitational force, is gravitational force between earth and moon। ये फोर्स है, ये g mass of earth into mass of moon upon r² है। अगर ये डिस्टेंस r है तो ऑर्बिट का रेडियस कहलाता है। इस पे भी हम ज्यादा ध्यान ना दें तो चलेगा। ये जो फोर्स है वो, इसका फॉर्मूला चूंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा था इसलिए मैंने लिख दिया, अभी हमें उस फॉर्मूले को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे किसी चैप्टर में, 8th चैप्टर शायद हमारा ग्रेविटेशन का ही है, तब हम इसकी और बात करेंगे।
फिलहाल हमारा कहना है डायग्राम में वह फोर्स जो सेंटर की तरफ मार्क है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और हम ये अच्छे से जानते हैं कि डायग्राम में जो भी फोर्स सेंटर की तरफ मार्क होता है तो वही केवल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो लिख दीजिए अगली लाइन में, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, the necessary centripetal force for circular motion of moon around earth is provided by necessary centripetal force for circular motion of moon around earth is provided by gravitational attraction between the two. Necessary centripetal force for circular motion of moon around the earth is provided by gravitational force between the two. बस अब मुझे तो फिलहाल वर्क डन निकालना है, तो मैं देखूंगा कि मून पे फोर्स यहाँ है और डिस्प्लेसमेंट हम लोग हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में लेते हैं, ये वेलोसिटी है। अगली लाइन में लिख दीजिए या ऐसा लिखिए, सिंस वी हैव टू थिंक ऑफ द वर्क डन, सिंस वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन, हमें वर्क डन निकालना है, सो वी शुड थिंक ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वी शुड थिंक ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भाई वर्क डन का फॉर्मूला होता है fx cos थीटा, we should think of displacement. अब अगली लाइन में आप लिखिए, displacement is always in the direction of displacement at every instant. Displacement at every instant is in the direction of resultant velocity at that instant. Displacement at every instant is in the direction of resultant velocity at that instant. Displacement at every instant is in the direction of resultant velocity at that instant. तो बस लिख लीजिए, अब ये वेलोसिटी तो अगली लाइन में लिखिए, वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट इज टेंजेंशियल। सर्कुलर मोशन में तो वेलोसिटी का नाम टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट इज कॉल्ड इज टेंजेंशियल। बस तो फोर्स और लिख दीजिए, देयरफॉर फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट एवरी इंस्टेंट। Force and velocity are perpendicular to each other at every instant in a uniform circular motion. ये सिर्फ बात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए सही है कि फोर्स और वेलोसिटी में एंगल हर इंस्टेंट पे 90 डिग्री है, और इसलिए एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एट एवरी इंस्टेंट इज आल्सो 90 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में भी हर इंस्टेंट पे एंगल 90 डिग्री है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में भी हर इंस्टेंट पे एंगल 90 डिग्री है। अब फाइनली हम W के बारे में सोच चुके हैं, मतलब F के बारे में सोच चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोच चुके हैं और एंगल के बारे में सोच चुके हैं। तो W का फॉर्मूला है fx cos 90। W का फॉर्मूला है fx cos 90 और cos 90 0 होता है, तो पूरा W हो गया 0। कंक्लूजन ये है कि जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे, इसको लिख दीजिए कंक्लूजन और फिर से 5 स्टार दे दीजिए, फिर से 5 स्टार दे दीजिए। हमें सारे सिर्फ कंक्लूजन कायदे से रिवाइज करने चाहिए, उनके लॉजिक, उनकी थ्योरी और उनके एक्सप्लेनेशंस, उनके डेरिवेशंस में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। दोनों ही क्लियर हो तो आइडियल सिचुएशन, थ्योरी भी क्लियर हो, एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो, लॉजिक भी क्लियर हो, डेरिवेशन भी क्लियर हो और फाइनल कंक्लूजन भी क्लियर हो, तब तो आइडियल सिचुएशन है। पर अगर कॉम्प्रोमाइज करना ही है किसी से तो सबसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं सिवाय फाइनल कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है, लिख लीजिए, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एट एवरी इंस्टेंट इज 0। सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वर्क डन हमेशा ही 0 होता है हर इंस्टेंट। अब यहाँ ये कहने की बात नहीं है कि हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम लिया तो सर्कुलर मोशन की ही बात कर रहे हैं। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0 एट एवरी इंस्टेंट। और जब हर इंस्टेंट पे ही 0 है तो आधे रिवॉल्यूशन में भी 0 ही होगा। अब आप ये बात सोचना कि मेरे को डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का लेना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का लेना चाहिए, ये मत सोचना हर इंस्टेंट पे ही वर्क डन 0 है तो टोटल मिला के भी वर्क डन 0 ही होगा। आप भाई डिस्प्लेसमेंट ये मत ले लेते, हर इंस्टेंट पे ही 0 है। तो एक राउंड में पूछे कि आधे राउंड में पूछे, फर्क नहीं पड़ता। सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क अगर पूछा है तो आप सवाल आगे पढ़ना छोड़ सकते हैं और आंसर हमेशा 0 दे सकते हैं।
इससे 5 स्टार भी आपने दिए और अलग से वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है डिस्कशन। जब भी सर्कुलर मोशन हो और सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन मांगा हो तो हमेशा जीरो आएगा। कारण है कि थीटा जीरो, सॉरी थीटा 90 डिग्री है, cos थीटा जीरो। ओके, आगे कह रहा है वर्क कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चलिए ठीक है, थीटा इज एंगल, पॉजिटिव इज नेगेटिव, फ्रिक्शनल फोर्स। तो चलिए मैं यही लिखता हूँ कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन लिख दीजिए, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट एक्यूट एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जब एक्यूट एंगल है तो वर्क डन इज, ऑप्शन है फिल इन द ब्लैंक टाइप का मान लीजिए, पॉजिटिव पे नेगेटिव। तो W का फॉर्मूला होता है fx cos थीटा और या FD, इसे डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। चलिए, और फोर्स ये है, सॉरी फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है, और थीटा फिलहाल 90 से कम, थीटा अगर 90 से ज्यादा है, सॉरी थीटा 90 से कम है तो इस समय cos थीटा पॉजिटिव है, then theta is less than 90, cos theta is equal to positive, so work done is equal to positive, work done positive। अगर एंगल 90 डिग्री से कम है तो वर्क डन पॉजिटिव। एक्चुअली इस समय फोर्स का एक कंपोनेंट बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है। खैर हम उसके रीजंस में ना जाए, मैथमेटिकली ही करें तो ज्यादा अच्छा है। जितने ज्यादा आप मैथमेटिकल हो सकते हैं मैथमेटिकल हो जाएंगे। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं ऐसा भूल जाइए, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बस ऐसा ध्यान रखिए। हालांकि इसको सुनने में भी तकलीफ होगी आपको, मैथमेटिक्स का नाम सुनना आपको पसंद नहीं होता है, परंतु मार्क्स तो आपके तभी आएंगे जब आप ये मान लें कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। यहाँ मैं थोड़ा समझाना तो चाह रहा था कि फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो फोर्स का वह कंपोनेंट एक्सेलरेशन कर रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव है। पर आप सिर्फ cos थीटा पे ध्यान दें तो अच्छा है, ध्यान रखें। बस ऐसा ही क्वेश्चन अगला लिख दीजिए कि when theta is obtuse, सेकंड लिखिए when theta is 90 डिग्री, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन इज, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री है तब तक आप जानते हैं वर्क डन है FD cos 90। फॉर्मूले से फैसला लीजिए और आंसर लिख दीजिए 0। जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री है तब वर्क डन, आंसर है 0। फिर अगला क्वेश्चन लिखिए, वर्क डन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 120 डिग्री, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 120 डिग्री, कैलकुलेट वर्क डन। अब तो शायद डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं, हालांकि डायग्राम बना लो अगर तो अच्छा है। ये ऐसा कुछ फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है और ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, W हो जाएगा F into D into cos 120, और मैं cos 120 बड़े ध्यान से निकालता हूँ, ये 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 0 है, ये cos 120 डिग्री है और इसकी वैल्यू थोड़ी सी 0 से थोड़ी सी 0 के करीब वाली है, जब 1/2 है, हाँ नेगेटिव में है, सो वर्क डन विल बी F into D, और cos 120 की वैल्यू अलग से आपको जरूर याद होनी चाहिए -1/2। cos 120 काफी ज्यादा काम आता है। फिलहाल तो खैर हम इसका फैसला ले रहे हैं कि भाई वर्क डन नेगेटिव। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल अगर 90 से ज्यादा है तो वर्क डन नेगेटिव। एक्चुअली फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, आप चाहो तो चलो लिख दो कि अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज नाउ ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का एक कंपोनेंट तो 90 डिग्री पे आ जाएगा, वो तो कोई वर्क करेगा नहीं, और फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट, वन कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज नाउ अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट। हालांकि ये लाइन हमें समझने की आवश्यकता नहीं है। अब फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है, अब फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है, आपको तो क्या cos 120 से इसे करना है। तो जब भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा ना, जब भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा 90 और 180 के बीच में एंगल होगा तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा, इस बात पे ध्यान दें। जब भी एंगल, अब चलिए क्वेश्चन ये लिखिए, a person walks on a floor, a person walks on a rough floor, a person walks on a rough floor
work done by force of friction on the person, work done by force of friction on the person is positive ki negative? बोलिए आज। नेगेटिव। आंसर का वेट कर रहा हूँ, बोले जाइए। नेगेटिव। हाँ, फ्रिक्शन बेचारे की किस्मत ही खराब है। फ्रिक्शन के नाम से आपको सिर्फ नेगेटिव वाइब्स आती हैं उसके बारे में। फ्रिक्शन की मदद से ही आप चल रहे हैं तो उसका एहसान मानना तो दूर, आप उसे हमेशा दुश्मन की तरह ही देखते आए। हमने पढ़ा है फ्रिक्शन की वजह से ही हम चलते हैं। लिख दीजिए, when a person walks, friction is the only forward force in the activity of the person. When a person walks, friction is the only forward force in the activity of the person. जमीन से जो फ्रिक्शन आपको लग रहा है वो आप पे आगे लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ब्रैकेट में स्टैटिक फ्रिक्शन लिख दीजिए। इसलिए इसका आंसर है F into D into cos 0। फ्रिक्शन ज्यादातर पॉजिटिव वर्क करता है, फ्रिक्शन ज्यादातर पॉजिटिव वर्क करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो ज्यादातर पॉजिटिव वर्क ही करता है, गारंटी तो किसी की नहीं है। पर यहाँ पे तो भैया फ्रिक्शन फॉरवर्ड फोर्स है, यहाँ फ्रिक्शन फॉरवर्ड फोर्स है। जब जब भी फ्रिक्शन फॉरवर्ड फोर्स है, लिख दीजिए, in all those situations where friction is responsible for motion oblique acceleration, in all those situations where friction is responsible for motion oblique acceleration, work done by the force of friction is positive. In all those situations where friction is responsible for motion oblique acceleration, work done by the force of friction is positive. फ्रिक्शन जो है बड़ा मदद करता है आपकी, पर दुर्भाग्य है आप जिंदगी भर उसे विलन समझते रहे हैं और समझते रहेंगे। हाँ, अगर ये क्वेश्चन होता कि वो एक क्वेश्चन लिख दीजिए, a body of mass m is projected on a rough floor, a body of mass m is projected on a rough floor with initial velocity u। बॉडी का मास m है, वो रफ फ्लोर पे उसे मुझे प्रोजेक्ट करते हैं और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। इट कम्स टू रेस्ट इन टाइम t, it comes to rest in time t। to calculate the work done, पहले तो a पार्ट लिखते हैं, calculate the force of friction, calculate the force of friction। तो मुझे फोर्स निकालना है, तो इसके नाम से n a याद आता है, तो a d minus u by t, क्योंकि d का फॉर्मूला होता है u plus a t। अभी फाइनल वेलोसिटी है 0 और इनिशियल वेलोसिटी है a, तो जो फोर्स है वो है माइनस इनटू। ये माइनस साइन आपको ऑलरेडी बता रहा है कि ये फोर्स u के अगेंस्ट है। फोर्स एक वेक्टर है और u एक वेक्टर है। इस फॉर्मूले में और m स्केलर है और t स्केलर है, तो बस इन वेक्टर्स में ही आपस में ये माइनस साइन कुछ बात कर रहा है। इतना बोल देते हैं कि वेक्टर f इज अगेंस्ट वेक्टर u। मास भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो जो फोर्स है वो u के अगेंस्ट है। वेलोसिटी अगर फॉरवर्ड है तो अब फ्रिक्शन बैकवर्ड, यहाँ फ्रिक्शन बैकवर्ड फोर्स है, यहाँ फ्रिक्शन बैकवर्ड फोर्स है। अच्छा, मैंने टाइम t की बात कर दी, आपसे डिस्प्लेसमेंट की तो मैंने कोई बात ही नहीं की। इसमें हम ये मान लेते हैं, चलिए, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट बी d। सपोज दे दिया है आपको, हालांकि मैं निकलवा भी सकता था, पर मैं अब उस बारे में फिलहाल बात नहीं कर रहा। लेट द डिस्प्लेसमेंट इन द बॉल बी d। जब से हमने उसे छोड़ा था और जब वो रुक गई है बॉल, उस बीच उसमें डिस्प्लेसमेंट d है, तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगला पार्ट है C part है, calculate the work done by the force of friction। अब जरूर हम डिस्प्लेसमेंट मार्क करेंगे टोटल, डिस्प्लेसमेंट हमने मार्क किया है टोटल, और फ्रिक्शन हमने मार्क किया है, फोर्स हमने मार्क किया है खाली फ्रिक्शन, क्योंकि मुझे वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। यहाँ और भी अगर फोर्सेस हैं तो मुझे परवाह नहीं है। मेरे को कहा गया है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो मैं डायग्राम में सिर्फ फ्रिक्शन का फोर्स मार्क करूंगा और कोई मार्क नहीं करूंगा।
और जब आपने उनको प्रॉपर डायरेक्शंस के साथ डायग्राम में मार्क कर दिया है तो उसे माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहली बात तो मैंने आपसे ये कही कि क्योंकि मुझे कहा गया कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसलिए मैं डायग्राम में सिर्फ फ्रिक्शन मार्क करूंगा, बाकी फोर्सेस मार्क नहीं करूंगा। अगली बात लिख दीजिए, if forces have been marked in the diagram in proper direction, if forces have been marked in the diagram, और अंडरलाइन करके लिख दीजिए in proper direction, उनकी डायरेक्शन का आप ध्यान दे चुके हैं ऑलरेडी। मतलब then none of the vectors should be written with negative sign। कोई भी वेक्टर हो, चाहे फोर्स हो चाहे कोई और वेक्टर हो, अगर आप उसको उसकी प्रॉपर डायरेक्शन दे चुके हो तब आपको उसको उसके नेगेटिव साइन के साथ नहीं लिखना चाहिए। उसके नेगेटिव होने का एहसास उसकी डायरेक्शन में ऑलरेडी आप इंक्लूड कर तो चुके हो, उसके नेगेटिव होने का एहसास आप उसकी डायरेक्शन में इंक्लूड कर चुके हो। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया, टोटल फोर्स हो गया जिसका कि मुझे वर्क चाहिए, एंगल उनके बीच में लिया 180 डिग्री, वर्क का फॉर्मूला है F * T cos 180, फोर्स है mu/t जो है डिस्प्लेसमेंट, और cos 180 होता है -1, cos का ये ग्राफ है, cos 180 होता है -1, तो वर्क का फॉर्मूला फिलहाल है -mu/t। मेरे को इस एक्सप्रेशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बेकार एक्सप्रेशन करा दी मैंने आपकी। फिलहाल मैं केवल बस ये बताना चाहता था कि अब की बार फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रहा है, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। सिर्फ नेगेटिव में मैं इंटरेस्टेड था और किसी बात में इंटरेस्टेड नहीं था। सीखा तो हमने हालांकि इस बीच और भी कुछ कुछ, पर व्हेन जब भी आपको ये क्लियर हो कि फ्रिक्शन इज ऑपोजिंग द मोशन एंड द मोशन इज कमिंग टू स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन, यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादातर नेगेटिव वर्क करता है। हालांकि देयर आर नो गारंटी, ज्यादातर बोला है मैंने, हमेशा नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादातर पॉजिटिव वर्क करता है और काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादातर नेगेटिव वर्क करता है। देयर आर एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स, इसलिए कहीं भी ऑलवेज टर्म यूज नहीं कर रहे हैं हम। जब भी फ्रिक्शन मोशन की मदद करेगा, जब भी फ्रिक्शन के कारण ही मोशन होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव होता है। और पेपर में अगर एक क्वेश्चन आया है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताइए, तो शायद आया ही इसलिए कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव में आप गलती करेंगे। आपके दिमाग में भारी बैठा हुआ है, फ्रिक्शन हमेशा अपोज ही करता है, पर जो आपको फ्रिक्शन दे, जो आपको फ्रिक्शन दे, जो आपको अपोज करे, जो आपको गुस्सा करे, जो आपको डांटे, वो आपकी मदद कर रहा है। आपको लगता है कि गुस्सा कर रहा है या आपको अपोज कर रहा है, बस ये नेगेटिव आता है। जो डांटे उसे धन्यवाद देना, क्योंकि वही आप पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ये समझ लो। जिसकी डांट बर्दाश्त ना हो आपको, उसे थैंक यू बोलना, क्योंकि वही आप पे सिर्फ पॉजिटिव वर्क कर रहा है और वही आपको एक्सेलरेट करेगा। बाकी जो आपको अच्छा लग रहा है वो तो एक्चुअली आपकी एनर्जी खत्म कर देगा, इट विल मेक यू कम टू स्टॉप। ये बात समझ लें बस। तो ठीक है, हो गया। अब फाइनली वो कह रहा है फ्रॉम इक्वेशन 6.4 इट इज क्लियर दैट वर्क एंड एनर्जी हैव द सेम डायमेंशंस। तो मैं अलग से लिखवा देता हूँ, डायमेंशन लिख दीजिए, डायमेंशंस ऑफ, मैंने तो पढ़ाया था, फिर से पढ़ा दीजिए। एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट ऑफ वर्क है जूल, एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क है अर्क। इसकी एसआई यूनिट है जूल और इसकी सीजीएस यूनिट है अर्क, इसकी सीजीएस यूनिट है अर्क। वर्क है फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसलिए मैं इसके डायमेंशंस देख लेता हूँ। अब एक्सीलरेशन होता है L1 T - 2 into L, इसके डायमेंशन हो गए M1 L2 T - 2। तो यहाँ से इसकी यूनिट हो जाएगी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एक्चुअली यही जूल होता है, और यहाँ से यूनिट ये भी हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को अर्क कहते हैं। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से अर्क कहते हैं। पर इस पर से अब अपना ज्यादा ध्यान हटा लें, आप केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर ध्यान ना दें, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर ध्यान ना दें, बहुत ही कम आपको इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। जूल और अर्क के टर्म्स नहीं बात करें, और ज्यादातर तो फिर आपको जूल ही काम आएगा, थोड़ा बहुत ही कभी कभी अर्क काम आएगा। तो क्वेश्चन लिख लीजिए 1 जूल इज इक्वल टू x अर्क, 1 जूल इज इक्वल टू x अर्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
तो जूल को पूरा फैलाना पड़ेगा मुझे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, और अर्थ को मुझे फैलाना पड़ेगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी की जगह मैं लिखूंगा 1000 ग्राम, और मीटर की जगह मैं लिखूंगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, x ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से काट दो, ये ग्राम ग्राम काट दो, ये हो गया 1000 इनटू ये हो गया 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी पढ़ लिया, तो x की वैल्यू आ गई 1000 इनटू 10 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7। इसको मैं वापस यहाँ डाल दूं तो 1 जूल की वैल्यू हो गई 10 टू द पावर 7 का। हाँ, ये रिलेशन याद हमें रहना चाहिए। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस के चैप्टर में। जूल और अर्थ में रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपको इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर एनर्जी की बात करें, एक बार एनर्जी को फिर से डिफाइन कर लेते हैं, हम कर तो पहले चुके हैं, लिख दीजिए फिर से, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी है कैपेसिटी टू डू वर्क, और इसके एनर्जी की अलग से कोई और ऐसे कोई मैथमेटिकल बात सामने नहीं आ रही है। एनर्जी के डेफिनेशन में लिख दीजिए यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, units and dimensions of energy are same as those of work. Units and dimensions of energy are same as those of work. अलग से लिख दीजिए SI unit of any kind of energy. SI unit of any kind of energy is joule. कोई सी भी एनर्जी लिख दीजिए, फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हो, किसी भी एनर्जी की SI यूनिट है जूल, और उसके डायमेंशंस है m1 L2 T-2। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी के अपेंडिक्स A2 में सरफेस एनर्जी नामक एक चीज डिफाइंड है, उसके डायमेंशंस एनसीईआरटी ने गलत दिए हैं, वो आप वार्निंग के रूप में लिख दीजिए। और जो एनसीईआरटी ने गलत दिया वो खुद ही कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, हमें इन चीजों में ज्यादा आनंद नहीं लेना चाहिए, ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं होते एग्जाम के हिसाब से। वार्निंग लिख दीजिए कि डायमेंशंस ऑफ सरफेस एनर्जी आर आल्सो सेम एज दोस ऑफ एनर्जी। सरफेस एनर्जी के डायमेंशंस भी वही हैं जो एनर्जी के हैं, पर अगर हमें ये पता लग जाए कि एनसीईआरटी ने गलत दिया है तो हमारा सब ध्यान हट के सिर्फ वहीं चला जाएगा, जबकि वो पेपर में कभी आएगा ही नहीं, और आएगा तो हम लड़के आप उसे स्वयं कैंसिल करवा लेंगे। क्वेश्चन चैलेंज करने का ऑप्शन पेपर में दिया जाता है आपको, तो आप अगर बताएंगे कि साहब देखिए एनसीईआरटी में गलत दिया है, तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, उनका झक मार के उनको कैंसिल करना ही पड़ेगा। तो इन चीजों को अब एक्सेप्शनल चीजों में ज्यादा ध्यान ना दें, जो रूटीन चीजें हैं, जो कोर चीजें हैं पेपर में वो ज्यादा आती हैं। सरफेस एनर्जी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी, और इसकी भी यूनिट जूल होगी, और इसके भी डायमेंशन m1 L2 T-2 होंगे। हाँ, इंप्रेशन मारना हो आपको, नॉलेज दिखानी हो आपको, नॉलेज दिखाने की बड़ी ज्यादा इच्छा रहती है हम लोगों की, उससे एक बार में लगता है कि हाँ ये लड़का पढ़ रहा है, बस सबसे ज्यादा धोखा आपको वही देता है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो चुपचाप काम करिए, अपनी नॉलेज झाड़िए मत। आप जो कुछ करना चाहते हैं आपके मार्क्स में देखना चाहिए, आपके बातों में नहीं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जरूर लिख दीजिए, इन्होंने अब दिया है तो हमको शायद ये बात करनी ही पड़ेगी। टेबल 6.1 जो है वो इम्पोर्टेंट है, और ठीक है, क्वेश्चन लिख दीजिए, व्हाट इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, तो इसका आंसर है कैलोरी, CALORIE। हीट एनर्जी की बातें कैलोरी में करते हैं। और अब क्वेश्चन ये भी है कि विच इज बिग, कैलोरी और जूल। कैलोरी बड़ी है कि जूल बड़ा है, तो प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो ज्यादातर आपको डेली लाइफ में जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ना, आप उसको प्रैक्टिकल यूनिट बनाते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट हमेशा, मैं कुछ कह तो नहीं सकता इस बारे में,
हीट के ही बारे में कहूंगा कि चलिए हीट हम लोग को ज्यादा, जूल छोटी यूनिट है, हम जब बात करते हैं, खाना खाते हैं, दौड़ते भागते हैं, तो एनर्जी जो इन्वॉल्व है वो एक्चुअली थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए कैलोरी को ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होती है जितनी जूल। जूल इज स्मॉल एनर्जी, बस इतना ही लिख लीजिए उससे। कैलोरी इज अ बिग यूनिट ऑफ एनर्जी, कैलोरी बड़ी यूनिट ऑफ एनर्जी है, और 1 कैलोरी इज 4.2। ये जरूर 5 स्टार वाली है। एक करेले में जितनी कड़वाहट है उसे मिटाने के लिए आपको 4.2 जलेबी खानी पड़ेगी। इसने बोला है 4.186, पर उतना प्रिसीजन में अगर आप जाएंगे तो उतनी आप मुसीबत अपने लिए बढ़ाएंगे, क्योंकि उतनी ही सारी कैलकुलेशंस पर आपको करनी भी पड़ेंगी। 4.186 का कोई मतलब नहीं है, 4.2 ही याद करिए। आप 4.2 जलेबी तो फिर भी खा सकते हैं तोड़ के, 4.186 जलेबी तोड़ोगे कैसे? तो मत चक्कर में पड़ो उसके उतने प्रिसीजन पे। ज्यादा प्रिसीजन, ज्यादा परफेक्शन, मतलब सडनली ये फिर कंट्रोल में नहीं रहता, ये कुछ गड़बड़ी करता है। ज्यादा परफेक्शन नहीं चाहिए, बिना परफेक्शन के भी सब्जेक्ट मैटर में, बिना परफेक्शन के भी आप परफेक्ट स्कोर ला सकते हैं। 720 में से 720 इनके आए हैं, उनका इंटरव्यू देखिए, 2 3 4 तुक्के ही मारे थे उन्होंने। इवन दे आर नॉट परफेक्ट फॉर ऑब्टेनिंग परफेक्ट स्कोर। परफेक्शन की कोशिश नहीं करना, बस आगे बढ़ते रहे, बस आगे बढ़ते रहे। कैलोरी और जूल में किसी तरह याद कर लो कि 4.2 काफी है, 4.186 की जरूरत नहीं है। ओके, फिर एक अभी हमने पावर पढ़ा नहीं है, पावर पढ़ेंगे तो चलिए, मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन के चैप्टर में तो पढ़ा ही है, तो ये मैं 1 मिनट फिर आपको पढ़ा देता हूँ। हेडिंग दे दीजिए पावर, दोबारा जब आएगा एनसीईआरटी में फिर से पढ़ लेंगे। पावर की डेफिनेशन दे दीजिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज एक्चुअली वर्क अपॉन टाइम। और फिलहाल मैं इसकी खाली यूनिट में इंटरेस्टेड हूँ, इसकी यूनिट है जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड का एक्चुअली नाम है वॉट। पावर तो दोबारा पढ़ेंगे जब एनसीईआरटी में आएगा। ये रेट ऑफ डूइंग वर्क है, ये वर्क अपॉन टाइम है, ये जूल अपॉन सेकंड है, और इसको इस वॉट के नाम से पुकारा जाता है। हाँ जरूर, एक कुछ किलोवाट भी होता होगा, एसआई यूनिट तो यही है, पर किलोवाट में किलो लिख देता हूँ। 1 किलोवाट इज डेफिनेटली 1000 watt। 1 किलोवाट इज डेफिनेटली 1000 watt। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन लिख दीजिए, 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ डैश। 1 kWh किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ डैश। एनर्जी, ए ऑप्शन है एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है पावर। 1 kWh। एनसीईआरटी के टेबल वेबल जो होते हैं सब बड़े भयंकर इंपॉर्टेंट होते हैं, टेबल की जानकारी हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं। तो kWh भी अगर आ रहा है, ये कम से कम पावर की यूनिट तो नहीं है। पावर की यूनिट वाट होती है, हद से हद किलोवाट होती है। अब उसने आर भी कुछ चिपकाया है तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, पर कम से कम ये क्लियर कट पावर तो नहीं। तो चेक करते हैं इसके डायमेंशंस। kWh में k ये 1000 हो गया, इसका और कुछ नहीं। वाट इन जूल पर सेकंड, और 1 आवर इज 3600 सेकंड। सेकंड कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये कुछ जूल्स में आ रहा है। किलोवाट आवर, 1 आवर इज 3600 सेकंड, सेकंड कैंसिल हो गया, तो मुझे समझ में आ गया कि आंसर क्योंकि जूल में आ रहा है, इसलिए kWh इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड नॉट ऑफ पावर। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें a छोटा लिखा गया और h छोटा लिखा गया है, a भी छोटा लिखना है और h भी छोटा लिखना है। ये पागलपने की बातें कर रहा हूं मैं आपसे, अगर मैं आपको इतना बारीक देखना सिखा दूं तो आप पागल हो जाओगे और सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। a छोटा लिखा है और h छोटा लिखा है, ये इतना प्रिसिशन और इतना परफेक्शन नहीं चाहिए। डजंट मैटर। वो कभी एग्जाम में नहीं आएगा कि kWh को लिखते कैसे हैं। हाँ ये बात सही है कि आपको पता होना चाहिए, पर उतना पागल भी मत हो जाओ उनके पीछे। उड़ा के पढ़ना चाहिए। शुरू में तो चीजें उड़ा के पढ़ना चाहिए। जब वही चीज आप चौथी पांचवी बार पढ़ोगे तो आप अपने आप आपकी चीजें थोड़ा नजर पैनी हो जाएगी। शुरू में पैनी नजर नहीं चाहिए, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और सबसे बड़ा आपके रास्ते में जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आप परफेक्शन शुरू से लेके चलते हो और इसीलिए आपकी प्रोग्रेस कम निकलती है, और फिर वो गिल्ट की साइकिल शुरू हो जाती है। फिर वही सब रोज होता है आपके साथ। तो शुरू में उड़ा के पढ़ो, ज्यादा प्रिसीजन से मत पढ़ो, सब अच्छा हो जाएगा।
किलो के लिए मैंने लिखा ये वॉट लिखा था, और वॉट के लिए लिखा जूल पर सेकंड, आर के लिए लिखा ये, और ये सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया। मुझे एक तो ये चीज समझ में आ गई कि ये एनर्जी की यूनिट है, और दूसरे 36 into 10 raised to power 5 जूल है, या ये 3.6 into 10 raised to power 6 जूल है, या ये 3.6 मेगा जूल है। 1 kWh, ये याद करना पड़ेगा आपको, इस पे आप 5 स्टार दे दीजिए, चाहे तो आप डिराइव करें चाहे आप याद करें। एक तो ये याद करना है कि किलोवाट आर, वॉट देखते ही आपको लगेगा कि ये पावर की यूनिट है, आर पे ध्यान नहीं जाएगा, ये पावर इनटू टाइम है, ये वॉट इनटू आर है, ये पावर इनटू टाइम है, ये एनर्जी है। पर वॉट देखते ही आपका दिमाग कहेगा पावर, पहला तो मैसेज पावर ही आएगा। और ऐसे ही बस छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं जिनमें सिली मिस्टेक की पॉसिबिलिटी हो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला 23 में। कन्वर्जन फैक्टर भी न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, एक इस टेबल में इसने और यूनिट दी है जो कि 12th के सिलेबस में आती है, और नीट 2020 में बस इतना सा डायरेक्ट पूछा था। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की एक यूनिट है, और उसमें सिर्फ शायद ये पूछा था कि आउट ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी की यूनिट क्या है, या ये कन्वर्जन फैक्टर पूछा था। और डायरेक्टली बस इतनी सी बात आई थी केमिस्ट्री में, आपने शायद पढ़ लिया होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाद में हम पढ़ेंगे। बहुत छोटी एनर्जी होती है, इसलिए 10 का पावर -19 आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करें तो उसमें एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। 1 eV को V कैपिटल होना चाहिए, E छोटा होना चाहिए, और वो पागलपन के चक्कर में ना पड़े। हाँ, इतना ध्यान रखें तो अच्छा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये काम की बात। V छोटा है कि V बड़ा है, ये पागलपन, डोंट बी सच अ मैनियक, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड एनर्जी है, तो इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये अगर दिमाग में रह गई तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये टेबल मैंने इसीलिए कराया क्योंकि केवल 2020 में डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन आया था, और वही चलेगा 23 तक, तो आराम से वही चलेगा। अब मैं आपको करा रहा हूँ एग्जाम्पल 6.3, कहता साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर्स। उसने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने के बाद साइकिल के स्किड मार्क्स जमीन पे पड़े भी, और 10 मीटर में खैर वो रुक गया। हमें इससे ज्यादा 10 मीटर पे ही ध्यान देना है, ज्यादा उसकी लैंग्वेज पे और सिचुएशन को इमेजिन करने में मेरे हिसाब से ज्यादा ध्यान नहीं देना। सिर्फ आपको ये हल्का सा आइडिया तो लग ही जाएगा कि साइकिलिस्ट ने ब्रेक मारे होंगे और 10 मीटर में वो रुक गया है, बस 10 मीटर। 10, और सबसे पहले तो उसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज उसने हमें दी है वो कोई डिस्टेंस दिया है, कितना डिस्टेंस दिया है, 10 दिया है कि 8 दिया है, वो दोबारा दूसरी रीडिंग में देख लेंगे। कहता है ड्यूरिंग द प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। अब तो ये जो सड़क ने जो फोर्स लगाया उसने जरूर साइकिल के मोशन को अपोज किया है। आप ब्रेक लगाने से नहीं रुकते, जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो ना तो ये सड़क है और ये आपकी गाड़ी है, और जब आप एक्सेलरेट करते हो तो आप जमीन को पीछे मारते हो, तो जमीन आपको आगे मारती है तो आप आगे जाते हो, और जब आप ब्रेक लगाते हो तो आगे का पहिया जाके, अब पीछे का पहिया कुछ नहीं करता, जब आप ब्रेक लगाते हो तो आगे का पहिया जाके जमीन को यहाँ मारता है, तो जमीन आपको पीछे मारती है। अब फ्रिक्शन पीछे, इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जब आप एक्सेलरेट करते हो तो आप जमीन को पीछे मारते हो, जमीन आपको आगे मारती है, और जब आप ब्रेक लगाते हो तो आगे का पहिया जाके जमीन को आगे मारता है, तो जमीन उसे पीछे मारती है। अब हम कहते हैं फ्रिक्शन पीछे। हम तो खैर इस समय यही सवाल आगे पढ़ते हैं, बढ़िया सवाल है, देखते हैं। इसने मोशन तो अपोज किया ही है, आपकी बात मोशन अपोज किया है, क्योंकि मोशन रुका है, और उसने अपोज वर्ड यूज किया भी है, and is directly opposed to the motion। बहुत बढ़िया। तो how much work does the road do on the cycle? ठीक है, इसका एग्जांपल 6.3 डाल लें और बस यही लिख दीजिए, वर्क डन बाय द रोड ऑन द साइकिल। तो वर्क डन बाय द रोड, मुझे तो बाय ढूंढता था मैं हमेशा, वो कह रहा बाय द रोड, तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि रोड ने कौन सा फोर्स लगाया। लिख दीजिए, रोड एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स, road exerts frictional force which opposes the motion, which here is opposing the motion। यहाँ मोशन को अपोज कर रहा है। रोड फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है जो कि यहाँ मोशन को अपोज करता है। रोड फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है जो कि यहाँ मोशन को अपोज कर रहा है। So लिख दीजिए आगे, when we have to calculate the work done by the road,
when we have to calculate the work done by the road, actually we have to calculate the work done by the force of friction. अगर सवाल ये कह रहा है कि रोड का वर्क निकालिए तो एक्चुअली हमें फ्रिक्शन का वर्क निकालना है। बाय द रोड बोल रहा है, बाय मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब रोड ने तो फ्रिक्शन का फोर्स लगाया, तो मैं डायग्राम में फोर्स फ्रिक्शन का मार्क करूंगा, डिस्प्लेसमेंट टोटल मार्क करूंगा और उनके बीच का एंगल ध्यान से। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है तो फिलहाल रोड का जो फोर्स है वो बैकवर्ड है। हमने बताया ना कि गाड़ी में आपने ब्रेक मारे तो फ्रंट पहिए ने जमीन पर जाके आगे मारा तो फ्रिक्शन पीछे काम कर रहा है। ये एंगल 180 है और वर्क डन है एट दी cos 180। ये फ्रिक्शन का फोर्स बोल दीजिए या रोड का फोर्स बोल दीजिए और ये फोर्स इसका डायरेक्ट 200 न्यूटन दिया हुआ है। मैं ऑलरेडी लिख लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट उससे दिया है 10 मीटर, तो cos 180 is -1, cos का ये ग्राफ है, cos 180 is -1, ये -200 न्यूटन मीटर है और जो न्यूटन मीटर होता है वो भी जूल होता है। 2000 सॉरी 2000। तो न्यूटन मीटर फोर्स वर्क की मुझे आपको ये यूनिट एक न्यूटन मीटर बोलनी ही चाहिए थी। वर्क की यूनिट सबसे ज्यादा जूल यूज की जाती है, उसके बाद न्यूटन मीटर यूज की जाती है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर तो हम कभी यूज नहीं करते, बहुत ही रेयर, 1% से भी कम। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस, अब फोर्स को लिख दो न्यूटन और डिस्टेंस को लिख दो मीटर, तो वर्क की यूनिट जूल, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। और न्यूटन मीटर इसकी बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज यूनिट है वर्क की। तो सॉल्यूशन पढ़ रहा हूँ, ए वाली स्टॉपिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एंगल बीच में एंगल बहुत ध्यान से सोचना चाहिए आपको। और 180 वर्सेस 5 लिखा है ना, इट इज दिस नेगेटिव वर्क दैट ब्रिंग्स द साइकिल टू हॉल्ट इन अकॉर्डेंस विद वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में मेरे ख्याल से तो इसने भी ऐसा कुछ कहा नहीं, वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस डेल्टा के कहा था। हाँ शायद एक ही फोर्स है इस समय हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वही डेल्टा के के बराबर है। ऐसा लिख दीजिए हियर द ओनली फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज फ्रिक्शन, द ओनली फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज फ्रिक्शन। So work done by all the forces in horizontal direction, work done by all the forces in horizontal direction is equal to delta K. हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस डेल्टा के ही होता है। यहाँ वो करीब करीब कंफर्म हो गया, उस पर ध्यान नहीं भी देंगे तो चले। एक एक चीज परफेक्टली क्लियर हो, ये बेवकूफी है। ये 5 रिवीजन कम से कम लगते हैं तब जाके आपको चीजें क्लियर होती हैं। एक बार में अगर आपको लगता है सब क्लियर कर लें तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, कोई प्रोग्रेस नहीं निकलेगी, परेशान रहोगे। फिर भी कह रहा है हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। यहाँ थोड़ा ज्यादा डीप जा रहा है, वो इतना डीप एग्जाम में आता नहीं, पर हाँ पढ़ने में इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है। मजेदार बात है, कहता है रोड ने साइकिल पे जो वर्क किया वो -2000 जूल है, तो अब साइकिल ने रोड पे कितना किया? तो लिखिए, क्वेश्चन लिख दीजिए, व्हाट इज द वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा टफ है, मे बी इंटरेस्टिंग है बट सर्टेनली नॉट इंपॉर्टेंट लिख दीजिए इसमें। दिस इज सर्टेनली इरिटेटिंग इन फैक्ट। अब देखिए साइकिल अगर रोड पे वर्क कर रही है, अगर साइकिल रोड पे वर्क कर रही है तो चलना किसको चाहिए? रोड लिख दीजिए। If cycle is doing some work on the road, if cycle is doing some work on the road, then the road should move. But here it doesn't happen so. अगर साइकिल रोड पे वर्क कर रही है तो उस वर्क के कारण रोड को चलना चाहिए ना, पर रोड तो चल नहीं रही है। तो फोर्स तो है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। लिख दीजिए by Newton's third law, force exerted by the cycle on the road is also 200 Newton. Force exerted by the cycle on the road is also 200 Newton in forward direction. साइकिल ने जमीन को आगे मारा, तभी तो जमीन ने साइकिल को पीछे मारा। ये साइकिल है,
साइकिल ने जमीन को आगे मारा 200 से, तभी तो जमीन ने साइकिल को पीछे मारा 200 से। जमीन ने जो साइकिल को मारा उससे साइकिल रुक गई, और साइकिल ने जब जमीन को मारा उससे सड़क आगे नहीं चली। तो जो फोर्स तो है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बस लिख दीजिए फोर्स इज देयर बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड देयरफॉर वर्क डन इज जीरो। जैसा कि हमने कहा था दीवार पे आप फोर्स लगाएंगे और दीवार में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन जीरो होगा। जिस चीज पे आप फोर्स लगा रहे हैं, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, उस पॉइंट पे अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फिर वर्क डन हमेशा जीरो आता है। ये थोड़ा डीप है कॉन्सेप्ट और मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, और मेरी बात का गवाह ये है कि आज तक किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने ये क्वेश्चन तो नहीं देखा। वॉल वाला तो फिर भी आया कि दीवार पे आप फोर्स लगा रहे हैं, वर्क डन बताइए। तो हम एक लॉ ये सीख रहे हैं कि फोर्सेस तो इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। कंक्लूजन ये लिख दीजिए, व्हिच इज अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, forces are equal and opposite, but work is done are not necessarily equal and opposite. कभी कभी होते भी होंगे शायद। अब यहाँ ये सोचना हमारी जिम्मेदारी नहीं कि कब होते होंगे, वो हमें नहीं पढ़ना है फिलहाल। are not necessarily equal and opposite। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि एक 2000 जूल है और दूसरा 0। फोर्सेस तो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, जब भी इंटरनल फोर्स होंगे फोर्सेस तो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, पर वर्क डन हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे जरूरी नहीं है। फिलहाल तो ये ऑपोजिट है ही, एक का वर्क डन 2000 और एक का वर्क डन 0। तो फिर से एक और बात डैश करके लिख तो दीजिए फाइनल स्टेटमेंट आप कि वर्क डन इज इक्वल टू, अलग से लिख दीजिए, अलग स्टेटमेंट है ये कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू displacement in the point of application of force. Displacement in the point of application of force. Displacement in the point of application of force. सड़क जो फोर्स है वो साइकिल पे लगा रहा है, तो सड़क के फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन साइकिल। सड़क के फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो साइकिल है, और साइकिल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पर साइकिल जो फोर्स सड़क पे लगा रही है उसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सड़क है। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो फोर्स जिसे चलाना चाह रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से मतलब ये है कि जिस फोर्स की आप बात कर रहे हैं वह फोर्स जिसे चलाना चाह रहा है, उस पॉइंट में अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो ये वर्क डन की डेफिनेशन हमने थोड़ी मॉडिफाई कर दी है। डायरेक्टली एनसीईआरटी में अभी मुझे लाइनें दिखी तो नहीं है, इसलिए आप इसे इग्नोर भी मार सकते हैं। और खैर ये हायर लेवल का है, इसको ज्यादा काम का भी नहीं है। हायर लेवल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये बात आप समझ लीजिए। इवन फॉर जेईई मेन, not only for NEET, even for JEE में higher level is definitely not important। तो बस इतना ही है, और इसके साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।